सोसाइटी के तीसरे वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है बहन ललिता जी, दिनेश उपाध्याय जी, अभी रतन सिंह भाटी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई रवि जी, और दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए अधिवक्तागण, डॉक्टर, विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, अभी मुझे इस कार्यक्रम का न्योता अशोक नागर जी हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने दिया था। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है, उसमें आपको आना है। मैंने जानकारी की तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आने का अवसर मिले तो ये सौभाग्य की बात है। आजकल तो बहुत सारी प्रेयर अलग अलग तरीके से होती हैं स्कूलों के अंदर। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय एक प्रार्थना बोली जाती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति परमपिता परमात्मा मुझे वो शक्ति दे, मैं कर्तव्य के मार्ग पर डटूं। क्या है कर्तव्य का मार्ग? यही कर्तव्य का मार्ग है, मैं दीन की, दुखियों की, गरीबों की, लाचारों की, बेसहारों की सेवा कर सकूं, उनको हिम्मत दे सकूं। इस प्रकार की शक्ति मुझे परमात्मा दे, यही मांगते थे ना। तो कितने लोग हैं, प्रार्थना गाई उसके बाद चले गए। हम अपने जीवन में कम से कम जो आया है उसको जानेंगे सभी, लेकिन मैं देश के लिए क्या करता हूँ, समाज के लिए क्या करता हूँ, गरीबों के प्रति मेरे दिल में कितनी पीड़ा है। किसी ने कहा कि दिल में उल्फत रही तो कुछ भी नहीं, फूल में महक नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी में हजार जोहार हो लेकिन यदि इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा कोई धर्म है वो इंसानियत है। तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं निभाई। यानी परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई पीड़ा नहीं है। जो इस बात को समझता है, इस मर्म को समझता है, निश्चित रूप से इंसान कहने ने कहा केवल उसी को है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बहुत पहले कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। मैं सरकार की इसलिए बात करता हूँ कि जो हमारे बीच से जनप्रतिनिधि निकल कर जाता है वो किस प्रकार का आचरण व्यवहार करता है, इसको दुनिया देखती है। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, और गरीब कल्याण के जितने काम यानी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी उदय हो, वो भी मान सम्मान के साथ खड़ा हो सके। बैंक के अंदर खाता होना चाहिए। इस देश के 43 करोड़ गरीब लोगों के बैंक के अंदर खाते खुलते हैं। हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, 4.5 करोड़ आवास बना करके देने का काम करते हो। हर घर के अंदर शौचालय हो, 13 करोड़ शौचालय देश के गरीबों को समर्पित करते हो। देश के लिए, देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, गरीब व्यक्ति का यानी आयुष्मान योजना के माध्यम से उनको 5 लाख का इलाज देने का काम करते हो। हर बच्चे की पढ़ाई का ध्यान, हर बच्चे के हाथ को काम देने का काम देश की सरकार के मुखिया करते हैं। तो वही कहते हैं मेरे प्रवारी जनों। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा है मेरे प्रवारी जनों, यानी हर व्यक्ति मेरे परिवार का जन है, परिवार का सदस्य है। और यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुखिया मुख चाहिए खान पान को वे पाले पोसे सकल में तुलसी सहित विवेक। मुखिया का व्यवहार वो मुख के समान हो, मुख से खाया जाता है लेकिन बाल से लेकर के नाखून तक जिसकी जो हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। ऐसे न्यायकारी आज हमारे देश के शासक है। आज हम सब लोग मानव कल्याण जो सोसाइटी है इसके उद्देश्यों को जान करके विविध क्षेत्रों के अंदर ये काम कर रहे हैं, और ये जो काम करने का हमें अवसर मिलता है ये ईश्वरीय प्रेरणा से, क्योंकि समाज का काम ये ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वरीय कार्य का की प्रेरणा ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं आती। जिसे ईश्वर की प्रेरणा होती है वही समाज के काम के लिए करता है। सरकार बहुत सारा काम करती है, सरकार हम चाहते हैं सरकार सब कुछ बदल देगी, लेकिन जब तक उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लोगों की सोच इस प्रकार की नहीं होगी, लोगों का उसके प्रति योगदान नहीं होगा, तो देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आज
सिर्फ पहले का एक समय था जब हम गांव में रहते थे। गांव के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ गांव के हैं, जो श्यामली के क्षेत्र से आए हुए लोग, तो सब गांव के लोग हैं। गांव के अंदर एक पूल जलती थी तो मोहल्ले पड़ोस के लोग बैठ के चर्चा करते थे। किसी के यहाँ ब्याह शादी होती थी तो गांव के लोग उसके यहाँ दूध ले जाते थे, जो भी आवश्यकता होती थी उसको देते थे। कोई गरीब व्यक्ति था, बीमार होता था गांव के अंदर, तो वहां पर दूध का लोटा लेकर के ये भी आया, वो भी आया, वो भी आया, दवाई का इंतजाम करेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे। लेकिन आज जो भौतिकता का युग है, अभी रकम सिंह भाटी जी कह रहे थे, भौतिकता के युग में हम किस प्रकार से बदले। 10 मंजिली फ्लैट है, हमें नीचे के व्यक्ति को नहीं पता कि 10वीं मंजिल पर कौन रहता है, मेरे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, इसको नहीं जानते। हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं, परित परोपकार की भावना हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रही। तो ऐसे समय में भी मानव कल्याण सोसाइटी जैसे संगठन बन करके निश्चित रूप से एक दिशा देते हैं समाज को, तो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए तो इतना कहूँगा कि हम सब इंसान हैं, इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उस पर चलते हुए समाज का उपकार करें, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। मैं मानव कल्याण जो सोसाइटी है उसके सभी पदाधिकारियों को, उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि कम से कम आप लोग समाज के लिए लगे हैं और ऐसे समय में लगे हैं। घोर भौतिकतावादी युग है, अपने के अलावा हम दूसरा को सोचने वाले लोग समाज के अंदर बहुत कम है। आपकी सोच को मैं पूरे शुभाशीष देते हुए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो काम आप लोगों ने लिया है ये निर्विघ्न आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। माननीय मंत्री जी, मानव कल्याण सोसाइटी लगातार ये जो आयोजन कर रही है, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों से प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान कर देती है और राष्ट्रीय एकता सम्मान जो है, जो पूरे देश के ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, आज उनके सम्मान का दिवस है। क्या कहना चाहेंगे आप? मानव कल्याण सोसाइटी के इस तीसरे वार्षिकोत्सव में पधारे सभी का मैं स्वागत करता हूं और मुझे भी आज पहली बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि डॉक्टर रवि जी भी बोल रहे थे मंच से कि ये मानव कल्याण सोसाइटी विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में काम कर रही है। कला, संस्कृति, साहित्य और देश की एकता और अखंडता के लिए इसका बड़ा काम है। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, इनका संगठन आगे बढ़ता रहे और इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो सबसे ऊपर है और राष्ट्रीय एकता सम्मान की बात हो रही है, जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा, रियासतों को एक कर दिया और भारत को एक बनाया। ऐसी मानव कल्याण सोसाइटी की जो थीम है वो भी पूरे राष्ट्र से ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही है और एनजीओ है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। क्या इनको संदेश देना चाहेंगे आप कि कैसे कैसे ये प्रगति करें और कुछ संदेश हो ऐसा जिससे ये भी आगे बढ़े, इनके लिए कोई आपकी तरफ से राय हो? समाज को साथ लेकर के उनके बीच में काम करें और जब ये काम करेंगे काम दिखाई देता है। और आपने कहा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने देश की सैकड़ों रियासतों को मिला करके देश को एकता के सूत्र में बांधा, उन्हीं का संदेश हम लेकर के समाज के बीच में काम करें, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें और समाज के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहचान खड़ी करें। ये ललिता जी, आपने बहुत सारे प्रोग्राम की भी बात हुई, अलग अलग फील्ड से लोग हैं, वो चाहे पीएमओ से रिलेटेड हैं, जैसे खड़े हुए हैं सर हमारे साथ, अलग अलग जगह से सेवानिवृत्त लोग हैं, एचओडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, तरह तरह के, मतलब आप वैरायटी बहुत है और खेल जगत से जुड़े हुए, कला जगत से जुड़े हुए। थोड़ा सा बताइए कि क्या अब योजना है आपकी मानव कल्याण सोसाइटी की और आगे का क्या प्लान है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर मंत्री जी को फिर कैसे बुलाएंगे, कहाँ किस तरह से आप करेंगे? अगर कोई योजना है तो रखिए। हमारी यही योजना होती है कि हमने सिर्फ एक चीज़ का रखा है कि मानव का कल्याण हो, वो किसी भी फील्ड में हो, कैसे भी हो। हमने अपने आप को बांधा नहीं है कि भाई हम अगर ज़रूरत किसी भी को किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे हमने आज राष्ट्रीय एकता का रखा है क्योंकि हमने उनसे, हमारे वो आदर्श हैं, उन्होंने राष्ट्र को जोड़ा है, हम इंसान को जोड़ना चाहते हैं, हम मानव को जोड़ना चाहते हैं और जब मानव आपस में जुड़ेंगे तो उनका कल्याण जुड़ेगा और उस कल्याण के लिए ही आज हमने बहुत हमारे भारत से बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। अभी आपने सबका इंट्रोडक्शन भी सुना, सबको सुना भी है
तो हमारे यहाँ पर ये बहुत दूर दूर से लोग आए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका प्यार है, इनका सहयोग है और ये मिलकर आगे कुछ करना चाहते हैं। और हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी का अगर हमें साथ रहा और ऐसे सानिध्य प्राप्त होता रहा तो एक दिन हम ऐसी बुलंदियों पर होंगे कि दुनिया जानेगी कि मानव कल्याण सोसाइटी क्या चीज़ है। मंत्री जी, यहाँ पर जो है, जो जैसे आप तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, और यहाँ जो छोटे और लघु और कुटीर उद्योग की बात हो रही है, ऐसे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्या रणनीति है सरकार की, किस तरह से उनको आगे बढ़ाएगी? और आप पार्लियामेंट अफेयर के भी जो हैं, तो अब संसद में क्या आएगा नया, कुछ अगर आपके हो, अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया गया, चलने के लिए अच्छी सड़कें दी गई, बिजली की व्यवस्था को ठीक किया गया, कानून में संशोधन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ 2017 से पहले कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, उद्योग को शिफ्ट किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पहली इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई, जिसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन पर काम हुआ। दूसरे फरवरी 11, 12, 13 फरवरी को लखनऊ के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया 2023 में। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था। और आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पे काम अभी चल रहा है। 13 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर के महीने में अभी तारीख तय नहीं है, होगी। तो ये बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज चारों तरफ खुशहाली का वातावरण है। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और भारी उद्योग, सभी उद्योग लगाने के लिए लोग लालायित हैं उत्तर प्रदेश में। तो मंत्री जी, एक सवाल है आपसे भी और ललिता जी से भी, क्योंकि जो मानव कल्याण सोसाइटी है समाज से जुड़ी हुई है, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और समाज कल्याण से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि हमारे प्रदेश में आप कहीं भी मॉल के पास चले जाएं, सड़कों पे चले जाएं, रेड लाइट्स पे चले जाएं, बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें दूसरे प्रदेशों से अपहरण करके लाया जाता है, किसी तरीके से लेके आया जाता है, वो भीख मांग रहे होते हैं। बच्चे जो है डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, पिछले 10 साल से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है देश के विकास को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये भीख मांगते रहते हैं और इनके साथ बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, इनके ऑर्गन्स को भी बेचा जाता है। तो मानव कल्याण सोसाइटी इसमें क्या कर रही है और प्रदेश सरकार इसमें किस तरह से उनकी मदद कर सकती है, इस पर कुछ आप दोनों ही प्रकाश डालिए। देखिए, ललिता जी के अभी जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, और मैंने बहुत जानकारी की थी आने से पहले कि क्या कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम में वैसे थोड़े जाना जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, उनको ढूंढना, माँ बाप को सौंपना, 10,000 से अधिक बच्चे पिछले 5-6 साल में लापता बच्चों को माँ बाप को सौंपने का काम किया गया, और उनके लिए पढ़ाई का बेहतर वातावरण हो, अच्छा माहौल बने, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और सरकार हर विषय पर, चाहे वो महिला कल्याण का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो अनुच्छेद, हर क्षेत्र के अंदर सरकार अच्छे से काम कर रही है और अच्छे से काम करेगी। और हमारी एनजीओ में इसके ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उसके बारे में आपको हमारे ओपी व्यास जी बताएंगे, जो इसी पे बहुत काम करते हैं, और ये अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे और ये बताएंगे फिर। ओपी व्यास मेरा नाम है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। पूर्व में मैं जॉइंट रजिस्ट्रार लो था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जहाँ 27 वर्ष रहा मैं। मैंने अपने कार्यकाल में ये पाया कि ललिता जी के कारण जो है काफ़ी संवेदनशील मामले या बहुत ऐसे मामले जहाँ मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसमें परिवाद जो है काफ़ी प्राप्त हुए। और जिन को भी इनको पता लगता था, मान लीजिए दिल्ली से बाहर के हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, ये उनको गाइड करती थी। वो आकर के अपना परिवार जो है वो वहाँ पे अपना सबमिट करते थे, और काफ़ी लोगों को उसमें रिलीफ भी मिला है। तो निश्चित रूप से यदि मानव अधिकारों के साथ में जोड़ करके और मानव की जो संवेदनाएं हैं उनका यदि ध्यान रखते हुए इन्होंने जिस तरह से अपने एनजीओ से पहल की है, सराहनीय है। एक सवाल और हो गया बस। एक सवाल और है ललिता जी से
कि जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो आपने कहा था कि शिक्षा का अधिकार और मेडिकल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो निचला तबका है जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो किसी पोर्टल तक कैसे पहुँचे, जो अच्छे लोग हैं उन तक कैसे पहुँचे, तो जो मजदूर तबका है उसको उन तक पहुँचने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहने के लिए डिजिटल इंडिया है, बट लोग आजकल मोबाइल पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही बिजी रहते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि सही जगह पर कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए। उस पर आप क्या काम कर रही हैं? कैसे हम लोग जगह जगह ना अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, जो बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, हमारे साथ बहुत सारे नीचे लोग बैठे हुए हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़कर जो काम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं। अगर कहीं पर हमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है तो अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, और बहुत सी जगह हम जन सुविधा केंद्र वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए भी हैं जिन्होंने जन सुविधा केंद्र हैं, तो वहाँ से हम उनके अगर जो भी ज़रूरतें हैं, उनके कार्ड्स बनवाने हो या कोई भी हो, फॉर्म भरवाना हो, क्योंकि हर आदमी एजुकेटेड नहीं है। जो पहले लोग हैं वो जल्दी से मोबाइल से इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमने जन सुविधा केंद्र वालों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उनके साथ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको हम वहाँ से फुलफिल करा देते हैं। इस पर एक सवाल और बनता है, आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते हैं, इनमें आधार कार्ड सेंटर भी एक ऐसी जगह है जो ठेकों पे चलते हैं बहुत जगह पर। हाँ जी। वहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत से लोगों से फीस तो कैश में ले ली जाती है, मगर उनको कोई रिसीट नहीं दी जाती। और ये सारे आधार कार्ड सेंटर लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रेटिनल स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट होते हैं। आगे आने वाले समय में जो ऐसा तबका जिन्हें पता नहीं है कि उनके साथ डिजिटली क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने जनधन योजना के तहत उनका अकाउंट खोला और किसी ने उनका फिंगरप्रिंट या रेटिनल स्कैन या उनके इस तरह के एक्सेस को यूज़ करके उनका पैसा निकाल लिया, या मान लीजिए किसी तरह का कोई स्कैम ऐसा हो जाए, तो ऐसे लोगों के साथ क्या, कैसे आप नहीं, देखिए हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स की जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट्स हैं, वो एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी आपने देखा होगा। तो हम उन लोगों को उनके द्वारा बहुत सारे अवेयरनेस के कैंप्स चलवाते हैं, जो उन्हें ये बताते हैं कि आपको कहाँ पर जाकर करना है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होते हैं और जहाँ हमारा MKS का लगा होगा वहाँ उनके साथ कोई स्कैम हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी हम देते हैं।